transactions. Settling later. This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्रा लेकर आए हैं रिलायंस मनी। और मनी अब दो बार मनी मंत्र कार्यक्रम में आता है, एक रिलायंस मनी में और एक मनी मंत्र में। इसका मतलब आपका जो पैसा है, अगर आपको उसको बढ़ाना है, उसको कहीं निवेश करना है, तो उसमें इससे बढ़िया जरिया आपके पास नहीं हो सकता। जी हां, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जिन्स की, ऐसी कमोडिटी की जिसे लेकर के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, असमंजस होता है, और वो है कमोडिटी बाजार, वायदा कारोबार। ये क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या आप इससे पैसा बना सकते हैं, क्या आपको इससे पैसा बनाना चाहिए, और ये कैसे काम करता है। और बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं, जो आलू है, जो चना है, जो दाल है, और पेट्रोल है, और सोना है, और चांदी है, उस पर इसका क्या असर पड़ता है। इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ में सुदीप बंदोपाध्याय, सीईओ और डायरेक्टर रिलायंस मनी के, और अनुपम कौशिक जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं NCDEX के, जो कि देश की कम्युनिटी बाजार की सबसे बड़ी संस्था है, और इसका मानक जो है वो तय करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। पहले मैं लोगों को जल्दी से ये बता दूं कि कमोडिटी बाजार कितना बड़ा है। अगर देखें तो कमोडिटी बाजार में रोज 15,000 से लेकर 18,000 करोड़ तक का व्यापार जो है वो हिंदुस्तान में होता है रोज, और इसमें 14 से 15,000 तक जो जिनसें अंतर्राष्ट्रीय हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, जैसे कि सोना है, जैसे कि चांदी है, जैसे कि स्टील है, उनका होता है। और बाकी कोई 2,500 से 4,000 करोड़ तक का इसमें जो बिजनेस है वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से, जिसमें कि आपके आटा, दाल, चावल सब उसमें आ जाता है। तो एक बड़ी बात है, पिछले एक साल के अंदर सरकार ने 8 चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये कहते हुए कि क्योंकि इन चीजों में वायदा कारोबार हो रहा था, इसलिए इनके दाम बढ़ रहे थे। और आप सब लोगों ने सुना होगा जब चिदम्बरम साहब ने इसकी घोषणा भी की थी, और उसमें अरहर की दाल, उड़द की दाल, गेहूं, चावल, सोयाबीन का तेल, आलू, रबड़ और चना, इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रतिबंध का क्या असर पड़ा है, क्या आपके दाल चावल सस्ते हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पहली बड़ी बात लेकिन लोगों की जो असमंजस से दूर करने की, वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में, सेंसेक्स में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा, आपको कम फायदा हो रहा है, तो आप कम्युनिटी बाजार में चले जाइए, वहां बहुत फायदा हो रहा है। क्या आम आदमी के लिए ये एक वाजिब चीज है? हमारे राय में तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में कमोडिटी बाजार जो जैसे आज की इंडिया में बाजार है, इसमें एक चीज सबसे पहले हमको ध्यान में रखना होगा कि कमोडिटी बाजार में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है। हम लोग हमेशा ये समझाते हैं निवेशक को, रिटेल निवेशकों को, कि आप पहले कैश मार्केट में काम कीजिए, जैसे इक्विटी मार्केट में होता है। आप शेयर लेते हैं, शेयर बेचते हैं। अब डेरिवेटिव में बाद में एक लेवल तक का एक्सपर्टीज, वहीं से वायदा शब्द निकल के आता है कि आपने वायदा कर दिया कि फलानी तारीख को मैं आपको इतना पैसा देने का वायदा करता हूं, हाथ में कुछ नहीं। जी हाँ। तो ये मार्केट बाय डेफिनेशन थोड़ा एडवांस्ड इन्वेस्टर्स के लिए होता है। रिटेल निवेशक को कमोडिटी मार्केट में आज के दिन में पैसा लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स, डोमेस्टिक मार्केट ट्रेंड्स, वेदर, इकोनॉमी, 1000 तरीके की चीज इन्वॉल्व है। अनलेस यू आर ए बेनिफिशियरी ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर ऑफ द मार्केट, और इन्वॉल्व इन द मार्केट इन सम अदर मैनर, एज ए निवेशक, रिटेल निवेशक, मेरे ख्याल से कमोडिटी मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। ये बात हुई, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं बहुत फायदा है, क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने बताया कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या मुख्य कारण? देखिए, मेरी दृष्टि में जो शब्द निवेश है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा कि कमोडिटी बाजार में जो निवेश है उसका अस्तित्व कभी न था, ना भी है, ना कभी होगा। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक किस्म का स्पेक्यूलेशन है। इस मार्केट का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है प्राइस डिस्कवरी, कि किसी भी कमोडिटी का सही प्राइस क्या है, और उस प्राइस को जानने के लिए रियल टाइम में हर एक समय में डिमांड साइड और सप्लाई से, मांग और आपूर्ति दोनों के अंदर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होना चाहिए, और उस इंटरेक्शन से जो प्राइस निकल के आए वो उस वस्तु का सही भाव माना जाए। तो पहला इसका जो उद्देश्य है वो प्राइस डिस्कवरी,
उत्पादक को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले और उपभोक्ता को वाजिब दाम पे चीज मिले, तो उपभोक्ता और उत्पादक जब दोनों रियल टाइम में मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तब उस वस्तु का सही भाव निकल के आएगा, और ये इस वायदा बाजार का मूलभूत उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसका रिस्क हेजिंग, कि अंतर्निहित जोखिम किसी भी व्यापार में प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को, दोनों को एक अंतर्निहित जोखिम होता है। उसका मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई ब्रेड का प्रोड्यूसर है तो उसके लिए गेहूं के भाव जो है वो एक रिस्क है। तो अगर उसे ब्रेड बनानी है और उसे गेहूं के भाव में जोखिम नहीं लेना है तो उसके पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो 12 महीने से लेकर 24 महीने तक अपने गेहूं फिक्स प्राइस पे खरीद सके और अपने फिक्स्ड प्रॉफिट्स के ऊपर ब्रेड बेच सके। तो ये जो जोखिम है उसे वो एक जगह पे ट्रांसफर करना चाहता है, और उस जोखिम को ट्रांसफर करने की जगह जो होती है वो है वायदा बाजार, जहां पे स्पेक्यूलेटर आके उस रिस्क को खरीदता है, उस रिस्क को अपने पास ट्रांसफर करता है और उसका वो प्रीमियम चार्ज करता है। तो ये दो उद्देश्य जो है वो किसी भी वायदा बाजार के मूलभूत उद्देश्य है। इसमें निवेश कहीं नहीं आता है। निवेश कहीं नहीं आता है, ये सिर्फ अगर देखा जाए तो एक तरह से स्पेकुलेशन है कि फलानी तारीख को किस चीज का दाम क्या होगा। लेकिन शेयर बाजार में भी ये होता है, फ्यूचर्स जो है वो शेयर होते हैं, उस पर भी लोग पैसा लगाते हैं। जी जरूर लगाते हैं। वही बात वही है कि शेयर बाजार में भी हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि रिटेल निवेशक जो निवेश की दुनिया में पहले पहले आ रहे हैं, अनलेस उनका थोड़ा एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए, उनको ये डेरिवेटिव मार्केट में नहीं आना चाहिए, ताकि शेयर में हो या कमोडिटी में हो। तो ये इसमें एक जरूरी बात देखने की है। कौन कौन लोग जो हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में वो ट्रेडिंग करते हैं या पैसा लगाते हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं? अगर निवेशक नहीं है तो ये कौन लोग हैं? क्योंकि लोगों को, आम लोगों को ये लगता है कि ये दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार कहती है कि भाई दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है। सब खासकर हमारे वामपंथी दल हैं वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये जो भ्रांति है, ये जो नॉलेज है, जो जानकारी, उसके अभाव में ये भ्रांति घर कर गई है और काफी मजबूती से घर कर गई है। और मीडिया में भी मुझे लगता है कि इस चीज का कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर हम डिस्कशन करें तो ये भ्रांति दूर करी जा सकती है कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है। अगर हम बात करें, अगर हम ब्रेड की ही बात करें तो इसमें गेहूं उगाने वाला, किसान से गेहूं खरीदने वाला, उस गेहूं को जो फ्लोर मिल है वहां तक ट्रांसपोर्ट करके लाने वाला, फ्लोर मिल जो उसको स्टॉक करता है वो, उसके बाद उसका वो आटा बना के बेचेगा वो, उसके बाद जो उस आटे को उपयोग करेगा चाहे वो ब्रेड के लिए या पिज्जा के लिए वो। तो इतने सारे जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है उन सबके लिए